अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इंतहाई अफसोसनाक खबर आज सुबह ये वाक़या पेश आया। इस्माइल हनिया की शहादत यकीनन हमास समेत पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक अफसोसनाक खबर है। तेहरान में उनकी रहायशगाह पर होने वाले हमले को आप कैसे देखते हैं? काफी अहम डेवलपमेंट है ये, एक जिसका असर जो है ना सिर्फ फलस्तीनी कौम के ऊपर होगा बल्कि दुनिया के अमन की तरफ भी होगा। इस वक्त ईरान के अंदर ये असैसिनेशन हुई है, हमास की मेन लीडर की असैसिनेशन हुई है, तो ना सिर्फ ईरानियन एक जो पोजीशन है दुनिया में, जो उसके लाइक माइंडेड या उसके फिका के जो लोग हैं शिया स्टेट्स, उसके अंदर, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए खासी अजीमत है। एक इतने बड़े लीडर को वहाँ पे एसिग्नेट कर देना जो इतने हलफबर्दारी के सिलसिले में आए हुए थे, बिल्कुल। इस सिलसिले के अंदर ईरान के पास अभी क्या ऑप्शन मौजूद है, ये बड़े अहम सवाल इस वक्त है। ईरानियन प्रेसिडेंट ने अभी हल्फ उठाया और इससे पहले कि वो अपनी कोई पॉलिसीज को आविष्कार करते या बताते कि इसराइल के मुताबिक क्या पोजीशन होगी, मिडिल ईस्ट के मुताबिक क्या पोजीशन होगी, दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो इनको एक इम्प्रॉम्प्टू, एक इंतहाई गंभीर सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। अभी ईरान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रेस्ट्रेंट की तरफ जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को रिजनरेट करे, या फिर वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाए। मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाने में जो है खासी दिक्कत है, लेकिन उसके इंडिकेशंस भी हैं। अगर मिलिट्री ऑप्शन की तरफ नहीं जाते तो नए आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रिट जो है वो उस तरह से स्टैब्लिश नहीं होगी। पहला दिन उनका गवर्नमेंट का है। सेकेंडली, अगर मिलिट्री ऑप्शन की तरफ वो नहीं जाते हैं तो उनकी जो लाइक माइंड स्टेट्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर है, नीचे यमन के अंदर हुतीज बैठे हुए हैं, इराक के अंदर शियास बैठे हुए हैं, अर्चवाइल जो है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, तो ईरान को शिया लीडरशिप का एक मम्बा, एक पिवट समझा जाता है। तो लिहाजा मिलिट्री ऑप्शन के लिए मजबूरन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो जो नेतन्याहू है वो तो ये चाहता ही है कि जो जंग है वो कंटिन्यू करें, और जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक पोजीशन ली थी कि इसराइल को उन्होंने एक इलीगल स्टेट, एक इलीगली एक्सपेंशन जो है उसको उन्होंने मजम्मत भी की, उसके खिलाफ फैसला भी दिया। तो उस इसराइल की अगर हिस्ट्री देखें तो हमेशा उसने वॉर में एक्सपेंड किया और एग्जिस्ट किया है। तो नेतन्याहू जो कि खुद पोलिटिकली इसका वीक है, और जो वहाँ पे जो मॉडरेट इसराइली हैं वो उसको उस तरह से नहीं मान रहे, और हार्डलाइनर भी उसकी क़यादत में थोड़े से शक व शुबहात पैदा मतलब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो नेतन्याहू के पास मिलिट्री ऑप्शन जो है, ये मिलिट्री रिस्पॉन्स बाय द ईरान या फर्दर शिद्दत के साथ हमास का रिएक्ट करना, उसके इंटरेस्ट में जाता है। तो लिहाजा इस सिचुएशन को अगर आप देखें तो एक बड़ा कैश 22, एक पैराडॉक्सियल काइंड ऑफ सिचुएशन है ईरान के लिए। अगर वो अटैक करता है तो नेतन्याहू के एजेंडे को सपोर्ट करता है, अगर अटैक नहीं करता, ये मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ईरान की अपनी रेट जो है डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो डाइल्यूट होती है। लिहाजा इसका बड़ा अगले जो 12 से 24 घंटे हैं, जिसमें हमास ने तो कहा है कि हम जो है वो उसका बदला लेंगे, ईरान की जानिब से भी कुछ और पोजीशन नहीं ली गई है। पहला दिन है ईरानियन प्रेसिडेंट का, एक बड़ा सेट किस्म का टाइम उन्होंने चूज किया है इसराइलीज ने कि ये असैसिनेशन करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने कदम जमाने लगी थी, अपनी पोजीशन वाजे करने लगी थी। तो वो एक किस्म का उनको पहले दिन ही इस तरह का चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले कि मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाया जाए, ओआईसी या अरब लीग को जो है उसकी पोजीशन वाज़ेह तौर पर लेनी पड़ेगी, जो कि इससे पहले बदकिस्मती से जब 7 अक्टूबर को ये सारी डेवलपमेंट हुई थी लास्ट ईयर, हमास और जो इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी थी, उसके बाद से कोई जॉइंट स्टेटमेंट को नहीं दे पाए थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन कोई जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। जो रशियन अंदर वो आपस में जेल नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा इस वक्त उनसे एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में वो भी काफी खासा चैलेंजिंग होगा। तो लिहाजा मुस्लिम उम्मा डाइल्यूटेड एक अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, लेकिन ईरान अपनी रवायतों को बरकरार रखते हुए ईरान की डोमेस्टिक लीडरशिप को अपने रेट एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जो लाइक माइंडेड शिया स्टेट्स हैं उसमें अपने वकार बुलंद रखने के लिए मेरे ख्याल में मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ईरान को मजबूरन जाना पड़ेगा। लेकिन किस लेवल पे ये देखना पड़ेगा, उसमें हुतीज भी सर जंप लगाएंगे। और अगर ये नेतन्याहू ये चाहता है कि जो वेस्ट बैंक है या गाजा से बाहर निकल के ये जंग मिडिल ईस्ट पर फैले, ताकि जो है वो चीजें डाइल्यूट हो, और वो जो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहता है उसमें मकासद में कामयाब हो। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो साउथ एशिया भी इससे फिर जो है वो नहीं बचेगा, और साउथ एशिया से मतलब है कि आप वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। तो बड़ी गंभीर सिचुएशन है। अगले 12 से 24 घंटे में आने वाली स्टेटमेंट
दुनिया के जो अमन के लिहाज से वाज़ेह तौर पे एक डायरेक्शन बनती हुई नज़र आएगी। जी। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से। तेहरान में वो एज अ सरकारी मेहमान मौजूद थे वहाँ पर, और फिर उनकी हलाकत और उनकी एक मुहाफ़िज़ की हलाकत और उनके इस तरह से शहीद होना, तो बाकी सब कहाँ थे, बाकी सिक्योरिटी कहाँ थी? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिक्योरिटी फेलियर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पिछले साल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहमी की बुनियाद पे कुछ मिसाइल और ड्रोन रॉकेट्स अटैक जो हुए थे, एक्सचेंज हुए थे, उसके अंदर भी एक मीडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट उभरा था, एक परसेप्शन उभरी थी कि शायद वहाँ पर जो कलर्जी की गवर्नमेंट है ईरान के अंदर और जो दूसरा वहाँ पे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके दरमियान कोई हमआहंगी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी वजह से जो पाकिस्तान पे रॉकेट अटैक हुए थे, उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट ने मजम्मत की थी और बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी की कि जिसके ऊपर फिर मुफाहमत के साथ चीजें जो है वो हमने तय करनी थी। लेकिन ये जो गैप था क्लर्जी गवर्नमेंट जो अयतुल्लाह के दरमियान है और जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के दरमियान है, उस गैप को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक्सप्लॉइट किया है। अब इस चीज को देखा जाए तो वाज़ेह तौर पे इंटेलिजेंस की ये फेल्योर है और मुझे तो लगता है कि शायद डोमेस्टिक लेवल के ऊपर शायद कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है कि जिसमें नए आने वाले प्रेसिडेंट को वो शुरू दिन से ही एक किस्म का अंडर प्रेशर रखने के लिए हो सकता है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर से किसी ने को फैसिलिटी। अच्छा अहमद साहब, बताया ये जा रहा है सर कि वहाँ पर जो हमला किया गया है, इतलात ये आ रही है कि एक मिज़ाइल के थ्रू हमला किया गया है। ऐसा कौन सा मिज़ाइली हमला हो सकता है कि जिसमें सिर्फ उनके एक मुहाफ़िज़ और उनकी हलाकत होती है? तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसे मिज़ाइल हैं जो सिर्फ मखसूस टारगेट किए जाए? देखिए, दुनिया में प्रिसीजन वेपन्स जो हैं, प्रिसीजन लीथल वेपन्स अब हमारे जो वजूद में आ चुके हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो अहमद ज़वाहिरी को जैसे अफगानिस्तान में हिट किया गया था, जिस वो एक गुलजानाबाद इलाके में छुपा हुआ था और उसी कमरे में उसी खिड़की के अंदर से एक मिसाइल गया था जो अमेरिकन ड्रोन ने फायर किया था। तो लिहाजा ये चीज खासी पॉसिबल है जो इसका जदीद वेपनरी है जिसमें इसराइल की एक्सेस भी है, उसको अमेरिकन काफी सपोर्ट करते हैं वेपनरी के लिहाज से। तो ये ऑल लाइकली है कि वहाँ पे कोई ड्रोन से फायर किया गया ऐसा कोई मिसाइल हो या हाई लेवल किसी प्लेटफॉर्म से फायर किया गया ऐसा मिसाइल जो प्रिसीजन जो जा रहा है। तो ये जो यूज करते हैं ये टेलीफोन जैसे जो सैटेलाइट फोन्स हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी इस तरह का जो जिससे शुआएं निकल रही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके ऊपर राइड करता हुआ ये मिसाइल वहां तक पहुंच सकता है। तो दुनिया में इस तरह के प्रिसीजन वाले वेपन्स हैं और इसमें कोई वो जो है इबाम की बात नहीं है कि प्रिसीजन ही अटैक किया गया है। फिजिकल अटैक शायद नहीं था, क्योंकि फिजिकल तो था उन्होंने उसको लास्ट भी गार्ड किया होगा, उसमें सिक्योरिटी भी पुलिस की सूरत में या वहाँ पे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो एलिमेंट्स उन्होंने लास्ट में फिजिकल सिक्योरिटी ली होगी। लेकिन ये जो मिसाइल प्रिसीजन वाला था, जैसे अहमद ज़वाहिरी मैंने पहले कहा उसको हिट किया गया, या सलमान साहब जो इनके जो जनरल सलमान थे उनको पिछले साल 2022 के आखिर में उसको उनको शहीद किया गया था। ईरान में उनके ऊपर भी इसी तरह का प्रिसीजन मिसाइल जो है वो यूज किया गया था। तो ये ऑल लाइकली है कि इस तरह का प्रिसीजन मिसाइल जो है वो यूज किया गया। बिल्कुल सर, जैसा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है, गज़ा जंग में पहले उनके बेटे 3 बेटे शहीद हुए और उनके ख़ानदान के दर्जनों अफराद को भी शहीद किया गया है और अब उन्हें तेहरान में शहीद कर दिया गया है। ईरान ने कातिलाना हमले की तहकीकात के नतायज जल्द सामने लाने का भी ऐलान किया है। तो क्या उनकी शहादत के बाद दुनिया भर से कोई बड़ा रिएक्शन आ सकता है इस पर? देखिए, रिएक्शन सारा भी डिपेंड करेगा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मैंने कहा, पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन है। अगर मिलिट्री रिस्पांस करते हैं तो नेतन्याहू की पॉलिसी उसको आप फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं, मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करते हैं, ऑप्शन नहीं जाते हैं, तो हमास की जो एक पोजीशन है फिलिस्तीनियों के दरमियान वो डाइल्यूट होती है। सेम गोस फॉर द ईरान आल्सो, मिलिट्री ऑप्शन पे एक्सरसाइज करता है तो उसके पास अभी उस तरह की वेपनरी, उस तरह की जिद्दत या जदीद वेपन्स नहीं है जैसे कि इसराइल के पास हैं, और अगर उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है लेटर ऑन। अगर वो अटैक नहीं करता, इसको मिलिट्री रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसकी जो नई आने वाली क़यादत है उसकी पोजीशन जो है वो डोमेस्टिकली वीक होगी। तो एक पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन है। इसलिए ईरान ने कुछ वक्त अभी गेन करने के लिए स्टेटमेंट दी है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। इस तहकीकात के बाद एक वाज़ेह पोजीशन ली जाएगी कि जिसमें ना सिर्फ बायलैटरल लेवल के ऊपर डिप्लोमेसी को, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और मिलिट्री ऑप्शंस को देखा जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल में ओआईसी को और अरब लीग को भी जगाने की कोशिश की जाएगी कि इसमें एक होलसम
मुस्लिम उम्मा का रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके। तो ये एक अगले 12 घंटे से 24 घंटे खाते अहम होंगे ईरान के लिहाज से और फ़लस्तीनी कॉज़ के लिहाज से। जी जी। जी सर। अच्छा, इस्माइल हानिया जो है वो हमास के एक बड़े सियासी रहनुमा है, तो यकीनन हमास की जानिब से भी कोई रिस्पॉन्स आ सकता है इस वाक़े के हवाले से। तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं आप कि ये जो गज़ा जंग है किस डगर तक पहुंचेगी, क्या मामला होगा और कितने जो है वो डेंजरस नताइज और सामने आ सकते हैं? देखिए, हमास की इस वक़्त इंटरेस्ट में ये है कि इसराइल उसके गज़ा की पट्टी से बाहर निकले ताकि वो डेवलपमेंट का काम दोबारा से कोई शुरू करें, वहाँ लाइफ शुरू हो सके। फ़लस्तीनी बच्चे और औरतें शहीद हो रहे हैं, हम्म। अस्पतालों पे अटैक हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमास के तो इंटरेस्ट में है कि जंगबंदी फ़ौरन हो सके। हम्म। इसी सिलसिले में मुस्लिम उम्मा ने कुछ कोशिश भी की है। जनाब नासिम मुनीर साहब ने, पाकिस्तानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी एक पोज़ीशन ले रखी है इसके ऊपर कि जंगबंदी की जाए और इसराइल को वापस उन्हीं पोज़ीशंस पे जाना चाहिए जो प्री 1967 जो अरब-इज़राइल वॉर थी। तो लिहाज़ा जो इसराइल के, लेकिन अब ये हमास के तो इंटरेस्ट में है। लेकिन इसराइल के नेतन्याहू के ये इंटरेस्ट में नहीं है कि एक जीती हुई जंग सो कॉल्ड जो कि वो फ़लस्तीनियों को सब्जुगेट नहीं कर सका, उनको अपने साथ नहीं मिला सका, हमास के खिलाफ वो नफ़रत को जो वो एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए या हम्म। फॉर दैट मैटर मीडिया के ज़रिए या टैग्स के ज़रिए या किलिंग्स के ज़रिए, उसमें वो नाकाम रहा। तो लिहाज़ा नेतन्याहू के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाता कि वो जंगबंदी की तरफ जाए। मज़ीद, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो जंगबंदी के ऑप्शन के ऊपर जाता है, तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डिफीट फॉर नेतन्याहू कि वो ना सिर्फ अपने मॉडरेट इज़राइलीज़ हैं, उसके अंदर वो ऑलरेडी इतनी वक़्त खो चुका है, बल्कि हार्डलाइनर जो इज़राइली हैं, उससे भी वक़्त खो देगा। इसराइल जो नेतन्याहू के तो इंटरेस्ट में यही है कि वॉर जारी रहे, जो ना सिर्फ फ़लस्तीन की हद तक महदूद रहे, बल्कि वहाँ से बाहर निकल के लेबनान और अगर तुर्की के अंदर भी जाए, तो उसे वो ग्रेस नहीं करेगा, बिकॉज़ वो दरियाए अरफ़ात तक, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो ग्रेटर इज़राइल की जो बात नेतन्याहू करता चला है और अभी पिछले दिनों स्टेटमेंट्स के अंदर भी उसने कहा था कि इज़राइल जो है, वो सिर्फ फ़लस्तीन की लैंड तक नहीं है, बल्कि अरफ़ात तक हिस्ट्री के लिहाज से हमारा इलाका बनता है। तो ग्रेटर इज़राइल की अब बातें भी करना शुरू हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद नहीं है कि जिससे वो डर पाता, वो हम्म। जिगारत नहीं है, वो एक लगन नहीं है कि वो इज़राइली जो उनको रोक सकें। तो बिल्कुल लिहाज़ा सर। नेतन्याहू हम्म। एक हम्म। बड़ी वहशी बड़ी दरिंदे की तरह बड़ी जिस तरह वजह बिहेव यही कर रहे है हैं। कि इसी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे वाक़यात होते हैं। अच्छा सर, जो इस्माइल हानिया की शहादत है उस पर दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, या फिर जो अरब ममालिक है, इस्लामी ममालिक है, वो कहाँ स्टैंड लेंगे इस पर? लेकिन जब से 7 अक्टूबर 2023 से जब से ये जंग जारी है, तो ईरान, इसके लाइक माइंडेड स्टेट्स, वन मिडिल ईस्ट के लिहाज से रशिया और चाइना, ये इन्होंने पोजीशन ली थी जो फ़लस्तीनी कॉज़ के साथ थी और जंगबंदी की तरफ पेशरफ्त की बात की गई। ढके-छुपे लफ्ज़ों में अमेरिका ने भी कहा कि जंगबंदी की जाए, लेकिन हमास को उसने मज़म्मत की और अभी तक उसको वेपन्स दे रहा है। तो लिहाज़ा 2 बड़ी वाज़ेह जो है वो पोज़ीशंस सामने आएँगी। वेस्ट जो है वो अमेरिकस के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। रशिया, चाइना और लाइक माइंडेड स्टेट जो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं दुनिया के जो मशरक की जानिब में, वो फ़लस्तीन के साथ या ईरान की मज़म्मत कर सॉरी इसराइल की मज़म्मत करते हुए नजर आएँगे। जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, उसमें 2 वाज़ेह ब्लॉक्स हैं, प्रो रशिया, प्रो अमेरिकन, वो अपनी वाज़ेह पोज़ीशन लेंगे। ओआईसी और अरब लीग से कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो कोई बड़ी हार्ड लाइन किस्म की पोज़ीशन लेगा या बड़ी कोई टफ स्टेटमेंट या कम्युनिके जारी करेगा, वो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। तो लिहाज़ा ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से चल रहा है शायद उसी तरह से हो। लेकिन अगर मुस्लिम उम्मा अगर कोई इत्तेहाद, जुगामियत का मुज़ाहरा करती है, तो हम्म। मेरे ख्याल में नेतन्याहू को लगाम डाली जा सकेगी और ये जो फ़लस्तीन की जंग जो है, इसको रोका जा सकेगा ताकि नेतन्याहू का जो ग्रेटर इज़राइल बनाने का जो मंसूबा है, उसको रोका जा सके। हम बेहतर तौर पे जानते हैं इस वक़्त के जो नियोकॉन्स हैं, ये जो यहूदी लॉबी है पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर काबिज़ है। यही वजह है कि एक स्टडी के मुताबिक अगर यहूदी जो है जो बिज़नेस पर्सन्स हैं या उनकी जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं, अगर वो अपना सरमाया अमेरिका से निकाल लें, तो आज अमेरिका की भी वही हालत होगी शायद जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं। अमेरिकन्स के एक स्टडी के मुताबिक वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो लिहाज़ा ये तमाम चीज़ें इस वक़्त मईशत के इर्द-गिर्द घूम रही हैं कि जिसमें मुकम्मल तौर पर ग्रिप यहूदियों को हासिल है। यही वजह है कि वो तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर भी हावी हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो करारदाद भी नहीं आती और करारदाद अगर आ जाए, तो उसको अमेरिकन उसको वीटो कर देते हैं।
तो लिहाजा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से जो माइट इज राइट है या रियल जो पैराडाइम है उसका मुकम्मल तौर पर वो हावी है, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है वही दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा के इंतहाई अहम मुल्क है और हम सब जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पाकिस्तान की वो उसके आर्म्ड फोर्सेज में लाई करती है। पार्लियामेंट के साथ साथ यही वजह है कि बेवकूफ कर दिया गया पार्लियामेंट को पहले, और इस वक्त जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक मुहिम जारी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये तमाम वही यहूदी एक एफर्ट है पाकिस्तान की अगर को जो रोमांस है अवाम के साथ कम अगर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान का जो रही सही जो एक ताकत है जिससे नेतन्याहू भी खाइफ नजर आता है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान का नाम लेता हुआ नजर आता है एनिमी, उसको भी जो है वो जीरो कर देंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को खास करके दुनिया को आमतौर पे इस चीज का अहाता करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है, वरना वो इस तरह के वेपन दुनिया में बन चुके हैं कि जिनकी कैपेसिटी इस कदर है कि अगर वो यूज हो जाए तो आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन है वो जो है मारी जा सकती है। जी जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस्माइल हानिया के इस जंग के दौरान, गज़ा जंग के दौरान उनके ख़ानदान के दर्जनों अफराद भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा उनके 3 बेटे भी शहीद हुए हैं। तो अब उनकी अपनी इस तरह से शहादत का वाक़या सामने आना, इनकी तरफ से बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जो हमास के लीडर भी शहीद हुए हैं, इनकी जो कुर्बानी है 2017 से ये हमास को लीड कर रहे थे और इनके बच्चों की शहादतें उसके ऊपर हमने सोशल मीडिया पे देखा भी कि जब उनको खबर मिली थी एक मीटिंग के दौरान कि उनका बेटा शहीद हुआ है तो उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उसकी शहादत को कबूल किया और वो इनका बहुत बड़ा मकाम था। इनका ना सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर हानिया साहब का एक मकाम था बल्कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान भी आपने देखा होगा कि ईरान की जो प्रेसिडेंट की हलफ बर्दारी हो रही थी वो बिल्कुल फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो वाज़े तौर पे इंडिकेट करता है कि मुसलमान जो मुस्लिम उम्मा है उनकी जो भी लिमिटेशन और सियासी या डिप्लोमेटिक लिहाज से या मईशत के लिहाज से जो लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो खुल के इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टेंजिबल टर्म्स के अंदर, लेकिन फ़लस्तीन कॉज के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो हानिया साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत मुस्लिम उम्मा का जो एक कॉज है फ़लस्तीन के लिहाज से, बैतुल मक़दस के लिहाज से 2017 से लेके अब तक 8-9 से 7-8 सालों में उन्होंने जिस तरह से फ़लस्तीन कॉज को लेके आगे बढ़े, जानों की कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। हमास का इसके ऊपर रिटेलिएट करना बिल्कुल बनता है, लेकिन उसका फिर पैराडॉक्सल काइंड ऑफ सिचुएशन होगी। वही जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो अटैक का जवाब देते हैं जो कि देना भी चाहिए, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो नेतन्याहू जो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब से ये गज़ा जंग वाला मामला शुरू हुआ है, इसके गज़ा जंग बंदी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और फिर मुज़ाकरात भी किए जा रहे थे कि किसी तरीके से इसका जो हल है वो निकाला जाए, गज़ा जंग बंदी की जाए। तो इस दौरान इस तरह का वाक़या सामने आना, क्या समझते हैं आप? ये इजराइल की जानिब से किस तरह की ये जो सिचुएशन है, ये जो हरकत की गई है, इसको किस तरह से देखा जाएगा? जी, देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इसराइल की जो स्टेट है वो हमेशा जंग में उसने एग्जिस्ट की है, जंग में उसने एक्सपेंड की है और जंग के जरिए उसने अपनी दरदारी फलस्तीनियों पे कायम की है। तो जंग जो है द ओनली टूल कि जिसको एक्सपेंशन के लिए इसराइल इस्तेमाल करता चला है। इसका जो डायलैक्ट की बात हो रही थी कि जिसमें एक डिप्लोमेटिक प्रेशर्स और के ऊपर यूनाइटेड नेशन की जाने से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डेवलप हो रहा था कि आप डायलॉग की तरफ जाएं, इस जंग को रोकें, जंगबंदी की तरफ आप जाएं, बजाय इसके कि आप वक्फा दें, एक ब्रेक दें, आप इसको मुकम्मल तौर पर डायलॉग के जरिए इसको खत्म करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि नेतन्याहू के या इजरायली जो हार्डकोर इजरायलीज हैं जो ग्रेटर इजराइल के ऊपर बिलीव करते हैं और गजा की पट्टी और वेस्ट बैंक को बिल्कुल भी उसके ऊपर यकीन नहीं है, बैतुल मक़दस को वो अपना जो है वो काबा समझते हैं, वो किसी सूरत भी डायलॉग के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास ग्रेटर पावर्स की सपोर्ट है। जो डायलॉग है या जंगबंदी है वो ऑफ कोर्स हमास के हक में जाती है। तो लिहाजा जो आज की जो कार्रवाई हुई है वो भी उसी सिलसिले का एक कड़ी है कि जो नेतन्याहू चाहता है कि जंग की सूरत बंद ना हो, उसने एक को असैसिनेट किया, अब उसके पीछे खड़ा हुआ कि हमास के इस लीडर ने जो है इसराइल के ऊपर जो है अटैक किए थे। 7 अक्टूबर का रेफरेंस ले सकता है, 2017 के बाद से लेकर अब तक जो भी होने वाली कार्रवाई हैं कि वो हमारा जो है वो मोस्ट वांटेड बंदा था, इसलिए हमने हानिया साहब को जो है वो
असिसिनेट किया, वो एक पोजीशन लेगा इसके ऊपर। लेकिन हमास के लिहाज से तो बहुत बड़ा लॉस है। तो अभी अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, ये मसलन उम्मा करती है, बगैर मत हमास या ईरान करता है, तो वो उसको फिर कंटिन्यूटी की तरफ ये जंग जाएगी, जो कि अमेरिकन अमेरिकन जो हैं, जो पहले इसको शायद जंगबंदी के लिए जकेते हुए लफ्जों में बात कर रहे थे। ट्रंप ने भी अपनी जो इलेक्शन की मुहिम थी उसके अंदर भी जिक्र किया कि जब वो प्रेसिडेंट अगर हलफ उठाते हैं, तो अगर वो सेरेमनी के बाद वो जंग को जब जंगबंदी की तरफ लेके जाएंगे, यूक्रेन की जंग है उसको बंद करेंगे, तो वो किसी भी सूरत जो है वो ग्रेटर इजराइल वाले मकसद की जानिब या पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ नेतन्याहू की जानिब वो नहीं जा रहा था। तो लिहाजा इसको इस पर अटैक करना वो मेरे ख्याल में नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी चाल है कि जिसमें उसने एक डाइल्यूटेड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वो शायद एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि ईरान में इसका लीडरशिप उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही कि जैसे इब्राहिम साहब जब प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो इसकी एस्टैब्लिश्ड एक गवर्नमेंट थी। तो अब एक दिन की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक सर जैसे कि हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, तो इस्माइल हनिया जो है वो ख़ुद मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, वो ख़ुद मुज़ाकरात कर रहे थे, तो फिर उन पर इस तरह से अटैक करना, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इजराइल की जानिब से कोई इस तरह की मतलब कि मुज़ाकरात करने का उनका कोई इरादा नहीं था? या फिर आप ये बताएं कि उनके सिफारती आदाब क्या होते हैं मुज़ाकरात जब हो रहे होते हैं? मुज़ाकरात के दौरान क्या इस तरह से हमला किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर तो जरूर डेवलप हो रहा था। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी जो है वो जनरल असेंबली के लेवल के ऊपर करारदादें मंजूर हो रही थी। प्लस जो आपके एंटरप्राइजेस थे जैसे मैकडोनल्ड है या जो भी, नाम नहीं लेता मुख्तलिफ ब्रांड्स का, जी जी। उनके लोगों ने कतर मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें बाइकआउट किया, उनकी सेल कम हुई। तो एक प्रेशर इसराइली जो लेड जो एंटरप्राइजेस थी उनके ऊपर जरूर मौजूद था। तो लिहाजा एक आई वॉश के लिए, एक जो दिखाने के लिए, एक फॉर द सेक ऑफ इट, एक ऑन द फेस ऑफ इट, एक मुज़ाकरात की जरूर एक पोजीशन जो है वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसराइल की जो है वो अपने स्टेटमेंट्स में जगह जगह को ले रही थी, लेकिन डाइल्यूटेड हिसाब से। लेकिन उनकी नीयत जो है वो नेक नहीं थी, क्योंकि वो एक मौके की तलाश में थे कि किस तरह से हमास जो है वो दोबारा से कोई अटैक करे, ये ईरान को रिटेलिएट करे। ईरान के ऊपर आपने देखा हो कि उनकी एक इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अब से कोई 2-1 माह पहले अटैक भी किया गया था, कि जिसकी रिस्पांस में फिर जो हुतीज हैं यमन के, उन्होंने भी उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च किए, ईरानियंस ने भी लॉन्च किए। तो लेकिन वो उस तरह से बड़ी चीज नहीं हुई थी, लेकिन वो उसने ये जरूर किया कि जो कंटिन्यूटी थी गजा के अंदर जो जंग थी वो जरूर जारी रही। तो ये नेतन्याहू के हक में जाता है कि वो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली जो बात है, और इसीलिए नेक्सस भी होता है मोदी का और नेतन्याहू का, कि उनकी एक ही पॉलिसी है कि ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा सॉफ्ट लीडरशिप अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑन द बैक वो यही चाहते हैं कि मारा मारी के अंदर आप एग्जिस्ट करें, ताकि जिसमें आपकी पावर भी, अथॉरिटी भी नजर आए, और आप दुनिया को ये भी दिखाएं कि आप बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और आपका जो एक पर्पस है यहूदी कौम के लिए, उसको भी वो साथ लेके चलें। तो ये किस्म के डुअल किस्म की पर्सनैलिटी, डुअल किस्म की पॉलिसीज हैं जो भी वाज़ेह तौर पे आश्कार हो चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए किसी भी तरीके से वो राजी नहीं थे। दे वर जस्ट लुकिंग फॉर अ राइट मोमेंट, और उनको वो पहले दिन जो गवर्नमेंट ईरान की थी कि जिसमें से भी डाइल्यूटेड किस्म का रिस्पांस शायद इजरायली नेतन्याहू ने एक्सपेक्ट किया हो, तो उस दिन उसको असैसिनेट किया। हमास की लीडरशिप को भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। एट द सेम टाइम ईरान की जानिब से किस किस्म का रिस्पांस आएगा, मेरे ख्याल में वो भी शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि जैसे इब्राहिम साहब जब प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो शायद उस पर एक्सपेक्ट किया जाता। जी अच्छा सर, लेकिन इस्माइल हनिया की जो हलाकत का ये वाक़या है उसकी ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। हालांकि इजराइल की जानिब से भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया या ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि उनकी जानिब से ये हलाकत का वाक़या पेश आया है। तो क्या कहेंगे आप कि जब तक उनकी हलाकत का ये जो मामला है ये सामने किसी की जानिब से ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो किस तरह देखेंगे? देखिए, इस्माइल हनिया साहब को ओपनली थ्रेट्स नेतन्याहू दे भी चुका है, जी जी। और उनका इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी दोनों की आपस में जंग हो रही है और इसको एलिमिनेट करना उनका बनता था, और वो उन्होंने अपने उसमें सक्सेसफुली उसको एलिमिनेट किया है इस्माइल हनिया साहब को। अब फर्दर किस तरह से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो फौरन इसको एक्सेप्ट करते हैं
तो वो एक पॉलिटिकल लीडर तो जरूर थे, पॉलिटिकल विंग हमास जो है उसको वो लीड कर रहे थे। तो लिहाजा पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको इस तरह एलिमिनेट करना, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल एक नॉर्म्स हैं इंटरनेशनली, उसके बरक्स हैं। तो लिहाजा इस वक्त आउटराइटली एक्सेप्ट करना वो शायद नेतन्याहू के अपने बेनिफिट में ना जाए। लेकिन इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे सामने है कि उनका इसके अलावा कौन दुश्मन हो सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि उनको हो सकता है अपनी जो उनकी चपलिश है विदिन हमास या उनके जो दूसरी लीडरशिप है वो भी इसको शायद असैसिनेट कर सकते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का और जो आपस में क्लर्जी की जो डिफरेंसेस हैं उनको एक दूसरे को डिच करने के लिए भी जो है इस तरह की असैसिनेशन हो सकती है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो एक वो वेस्टर्न पार्ट को जो अभी रिजेक्ट किया जा रहा है, जो उनके रिसोर्सेज पे काबिज होने के लिए एक उनका मिशन था या एक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी काफी सारी रेजिस्टेंस जो है नेटो की फोर्सेस को या दूसरी वेस्टर्न पार्ट्स को हासिल थी, जो उनको फेस करना पड़ रही थी, उसको रोकने के लिए एक जंग छेड़ने का माहौल पैदा किया जाना, ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीजें आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर जब स्टेटमेंट्स आ जाएंगी तो वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये सिचुएशन इस पर खासी गंभीर है, जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की जो अमन है उसके ऊपर चैलेंजिंग होगा, बल्कि अगर मिडिल ईस्ट से ये स्पिल ओवर करती है तो उसके साथ लगा वो साउथ एशिया, इंडियन ओशन, और अगर मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो प्रो रशियन प्रो अमेरिकन जो ब्लॉक बनेंगे, तो मुस्लिम उम्मा फर्दर डिवाइड होगी, जहाँ पे नेटो खुदा न खास्ता आ सकती है, इजराइल बाहर निकल सकता है अपने बॉर्डर्स के जरिए, वेपन्स के जरिए। तो सिचुएशन काफी गंभीर है। मेरे ख्याल में दुनिया को मिल फॉरेन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ओआईसी को, नेशन जनरल असेंबली को मिल बैठना होगा ताकि ये सिचुएशन जो है फर्दर स्पाइरल अपना कर सके आप लैडर के ऊपर जो एस्केलेशन की तरफ जाती हो। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वाक़े से सिचुएशन जो है वो काफ़ी गंभीर होती नज़र आ रही है। तो सर क्या समझते हैं आप, खित्ते पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं? देखिए, खित्ता जो है, मैंने पहले से कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अरफात तक, दरिया अरफात तक ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। दो कि ये इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ज्योग्राफी इतनी चेंज नहीं होती है, लेकिन ज्योग्राफी चेंज करने के साथ साथ अगर आप अपनी पॉलिसीज को वहाँ पे लागू कर लें, अपनी प्रो इसराइल गवर्नमेंट्स को प्लेस करते हैं, तो वो भी ग्रेटर इसराइल बन जाता है। तो लिहाजा ये सब चीजें उसी तरफ जो है हेड कर रही हैं, जिसमें कि अमेरिकन जो है इस वक्त और ये इसराइली लॉबी जो है नेओकॉन्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की मईशत पे काबिज वो हैं इस वक्त। अब जब दिल करता है वो आपकी जो है वो आर्म ट्विस्ट करके आपको बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। और आईएमएफ जो है हम सब जानते हैं कि उसका क्या एजेंडा है, वर्ल्ड बैंक का क्या एजेंडा है। तो लिहाजा वो डेट ट्रैप के अंदर स्टेट्स को डाल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसको आप मिलिट्री पावर गर्दान सकें। ये जरूर है कि तुर्की जो उसकी फोर्सेस काफी जो है वो ट्रेन है, वॉर हार्डन है, इराक की है, ईरान की है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज के हैं। तो लिहाजा मिलिटरी अगर आपको कहें कि पावर मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करती है तो इस तरह से नहीं है। तो लिहाजा इसके अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करके अगर आप डिप्लोमेटिकली या पोलिटिकली अगर आप जो यूनिटी एक जो डोमिनेटेड गवर्नमेंट को अगर आप इम्प्लांट कर देते हैं तो ईरान का जो इसराइल का एक बड़ा मकसद है ग्रेटर इसराइल, तो उसके अंदर भी कामयाब हो सकते हैं। ज्योग्राफी शायद चेंज ना हो, लेकिन आपकी जो प्रो इसराइल गवर्नमेंट्स अगर वहाँ पे इन चेयर आती हैं और क्लर्जी जो ऑटोक्रेसी है उनको ब्लैकमेल करते रहें वर्सेस डेमोक्रेसी, तो आपके मकासद जो है वो होते रहेंगे। लिहाजा यहाँ पे नेटो की प्रेजेंस जो काफी डाइल्यूटेड हो गई थी और कतर के अलावा मेरे ख्याल में अब उस तरह से फैक्टर्स भी नहीं थे, तो वहाँ पर कदम जमाने के लिए रिसोर्सेज के ऊपर ये एक एफर्ट जरूर हो सकती है बेस्ट की जानिब। लेकिन ये तमाम जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, मैंने कहा ये सब चीजें मैंने बात की, ये सारी हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मीन्स कि चीजें अनफोल्ड होंगी तो सब पता चलेगा किस डायरेक्शन में मिडिल ईस्ट का जो है पीस वो जा रही है, दुनिया का या खित्ते का अमन जो है वो किस तरफ जा रहा है। माइट इज राइट या एब्सोल्यूट पावर कौन कौन स्टेट्स गेन करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान वाहिद वो आंख का शतीर है इस वक्त इजरायली लॉबी के या नेतन्याहू की पॉलिसीज के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर जो उसकी आर्म्ड फोर्सेज या उसकी जो सिचुएशन है इस वक्त
उसके ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, वो वाज़ेह तौर पे लिंक की जा सकती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जिसकी आर्म्ड फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, ट्रेन्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, शहादत को गले लगाने में, इस्लाम के लिए लड़ने में वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए भी सारी कार्रवाइयाँ इस पर जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।